नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। देखिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और वो है उद्देशिका। मुझे आप लोग बाद में याद दिला दीजिएगा, वैसे तो मैं उसको करवाऊंगा जब वो टॉपिक आएगा। 42वां संविधान संशोधन, उसको मैं अलग से लिखवाऊंगा आप लोगों को, काफी बड़ा है वो। उसको मैं अलग से एक लेक्चर के अंदर करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। 42वां संविधान संशोधन के लिए आप लोग लगभग 1.5 पेज छोड़ दीजिएगा, है ना। 1.5 पेज छोड़ दीजिएगा और बाद में मुझे याद दिलाना कि सर हम लोग 42 संविधान संशोधन करेंगे। लेकिन वो करेंगे कब? वो हम लोग करेंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब उस समय वो ठीक सही समय रहेगा और उसको हम लोग करेंगे। ठीक है। ममता अग्रवाल, माखन लाल, प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये प्रस्तावना क्या है। देखिए, उद्देशिका का एक प्रस्ताव, सबसे पहले ये देखिए कि उद्देशिका का एक प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन वो खारिज कर दिया गया था और उसके बाद में इसको वापस से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। अब संविधान के अंदर हमारा बहुत बड़ा संविधान है, तो ये जो उद्देशिका है इसकी सबसे बड़ी ये विशेषता है। तो ये जो उद्देशिका हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता, उद्देशिका की सबसे जो बड़ी विशेषता है, उद्देशिका की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि ये संक्षिप्त होते हुए भी संविधान के समस्त तत्वों का उद्देश्य स्पष्ट करती है। एक प्रश्न मैं आप लोग को सामने यहां पर लिखता हूं, जैसे ये क्वेश्चन जो था वो यूपीएससी मेंस में 2019 में पूछा गया था, है ना, शायद 2018 या 2019 का था वो। तो ये प्रश्न जो है वो यूपीएससी मेंस के अंदर आया हुआ है, आईएएस मेंस के अंदर। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। आरएस मेंस में भी फिर इसको रिपीट किया गया कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। मतलब जीवित हम लोग कैसे इसको कह सकते हैं, है ना, उसके लिए तर्क आपको देने थे। तो ये एक प्रश्न जो है यूपीएससी ने और फिर बाद में आरपीएससी ने भी इसको कॉपी किया। ठीक है। विजेंद्र, ममता, देवेंद्र, इशिता शर्मा, आई एम इल फ्रॉम लास्ट 2 days सो आई कुड नॉट सबमिट यस्टरडे असाइनमेंट। सुनीता गहलोत, नमस्ते। आज का असाइनमेंट नहीं दिया सर अभी तक, पहले वाला एक बार कंप्लीट करके वो तो सबमिट करा दीजिए, आज वाले मिल जाएगा आपको, है ना। ठीक है, चलिए। तो ये जो तर्क है, ये जो एक लाइन है, स्टेटमेंट है, इसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं? तो जीवंत जो चीज होती है, जैसे मान लीजिए कि मैंने जब जन्म लिया, आपने जब जन्म लिया, तो जन्म से हमारे अंदर कई सारे परिवर्तन आए। हम एक जैसे तो नहीं है, हम में कई परिवर्तन आए। ठीक है। जैसे हमारी लंबाई बढ़ी, है ना, हमारी आवाज के अंदर चेंजेस आए, समझदारी के अंदर बदलाव हुआ, बहुत सारे बदलाव जो है हम लोगों ने देखे पूरे जीवन के अंदर। तो अगर हम लोग ये जो जीवंत शब्द है, इसको अगर हम लोग समझना चाहें, तो जिस भी व्यक्ति के अंदर जीव होता है वो व्यक्ति बदलाव कर सकता है, और जिसमें बदलने की क्षमता है वो जीवंत है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो कि समय के अनुरूप
जो कि समय के अनुरूप बदलाव की क्षमता रखता है। बदलाव की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्षमता रखता है। जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा समाज चाहता है, वैसे वैसे इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान को जीवंत बनाता है और वो बदलाव का एक साधन बन चुका है। बदलाव के साधन के तहत हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। साथ ही के अंदर उसको जो सहयोग करता है वो है हमारी प्रस्तावना भी। प्रस्तावना समय के अनुरूप परिस्थितियों को देखते हुए बार बार संविधान को परिभाषित भी करती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट देता है, जब कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है तो हमेशा उसके बारे में वो खुलकर बात नहीं करता है, कुछ शब्द वो छिपा लेता है। या कई बार क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझ में नहीं आता कि यार इस पर क्या निर्णय दे, तो वो आधार बनाता है प्रस्तावना को। प्रस्तावना के अंदर जो बातें लिखी गई है उसको वो आधार बनाता है। ठीक है, तो ये बेसिक थोड़ा ध्यान रखना। अब बात यह है कि आखिरकार प्रस्तावना को हमने देखा कहां से। हमने मूल कर्तव्य रशिया से लिए हैं, यूएसएसआर से लिए हैं, तो वहां पर हमने देखा कि वहां पर मूल कर्तव्य कार्य कर रहे हैं। तो वहां का सिनेरियो देखकर हमको लग गया कि हमको भी हमारे देश में चाहिए। अमेरिका के अंदर मूल अधिकार थे, दक्षिण अफ्रीका के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर समवर्ती सूची थी, आयरलैंड के अंदर नीति निर्देशक तत्व थे, यूके के अंदर संसदीय व्यवस्था थी। इन सब को हमने देखा और अडॉप्ट किया। लेकिन प्रस्तावना को हमने कहां से लिया है? तो विश्व के अंदर यूएसए वो पहला देश था। यूएसए पहला देश था जिसने जब 1789 के अंदर 1789 में संविधान लागू किया तो उसके साथ में ही प्रस्तावना को भी लागू कर दिया। ठीक है, और फिर वहां से ही प्रस्तावना जो है उसको हमने देखा और उसको भारतीय संविधान के अंदर इंक्लूड कर लिया, भारतीय संविधान में शामिल किया। शामिल मतलब हमको ये पता लग गया था कि प्रस्तावना कुछ होता है तो हम भी हमारे संविधान के लिए एक प्रस्तावना बनाएंगे, और हमने बनाई भी प्रस्तावना। ठीक है ना, हमने प्रस्तावना जो है वो बनाई भी। ओके, तो सबसे पहले अमेरिकी संविधान के अंदर प्रस्तावना को शामिल किया गया था। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब एक प्रश्न ये आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये प्रस्तावना है क्या, क्यों प्रस्तावना को बनाया गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था। मैं अगर आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं तो आप लोग उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरा एक कोर्स चलता है नेशनल लेवल पर, अगर आप लोग उससे वाकिफ हो, है ना, अगर आप में से किसी ने कभी वो शॉर्ट्स वगैरह देख लिए हो या उस कोर्स के बारे में आपको जानकारी हो, तो मेरा एक कोर्स जो है वो नेशनल लेवल पर चलता है। उसमें केवल मैं यही बताता हूं कि आखिरकार लाइफ को चेंज कैसे किया जाए, कैसे हम लोग अपने कंसंट्रेशन और फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने टारगेट को पहचान सकते हैं, गोल को कैसे पहचाना जाए आखिरकार। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इस कश्मकश में रहते हैं कि आखिरकार जीवन के अंदर पाना क्या है। गवर्नमेंट जॉब पाना वो कोई अल्टीमेट गोल नहीं होता है, लेकिन आखिरकार हम लोग अपने टारगेट तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपका जीवन में लक्ष्य क्या है और लिखकर भेजो, जैसे अभी मैं कहूं कि आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजो, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो सोचने लग जाएंगे कि आखिरकार वो लक्ष्य है क्या, क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य, मैं क्या पाना चाहता हूं, तो क्या मेरे पास में है, मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं। इस तमाम बातें जो है वो हमको सोचनी चाहिए। ठीक है, जूझार, किरण शर्मा, सुनीता गहलोत, माखनलाल, आप सभी जो है ये सब लिख के भेजिए। देखिए आपका लक्ष्य क्या है जीवन के अंदर, आप लिख के भेजिएगा। मुझे इंडिविजुअली कमेंट आपका मिलता है ना, आप आपस में आप एक दूसरे कमेंट नहीं देख पाते हैं, है ना, मैं देख सकता हूं। लेकिन तो जीवन का लक्ष्य जिस तरीके से निर्धारित होता है
वैसे संविधान का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया कि आखिरकार इस संविधान से हम लोग कैसी व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहते हैं। तो कोई पूरा संविधान तो पढ़ने के लिए बैठेगा नहीं, अगर वो प्रस्तावना को ही पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, संविधान ये कहना चाहता है। संविधान के अंदर ये तमाम बातें लिखी हुई हैं, जैसे हम लोग भारत को एक समाजवादी गणराज्य बनाना चाहते हैं। अब उसके लिए पूरी संविधान की किताब तो नहीं पढ़ेंगे, है ना, उसके लिए संविधान की किताब तो नहीं पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रस्तावना को पढ़ लेंगे। जैसे समानता है, दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो समानता है, न्याय है, स्वतंत्रता की बात यहां पर की गई है, अखंडता की बात की गई है, भाईचारे की बात की गई है। तो ये सब हमारे संविधान का लक्ष्य है। जैसे विचार अभिव्यक्ति हम लोग कर सके, ये हमारे संविधान का लक्ष्य है, और इसको लेकर ही बाद में सारे अनुच्छेद बनाए गए। तो हम लोग प्रस्तावना के लिए यह भी कह सकते हैं कि संविधान के अंदर जितने भी अनुच्छेद आप लोग आज देखते हैं वो सब प्रस्तावना की ही देन है। लेकिन एक छोटी सी यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी, एक हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या आ गई थी, वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि आखिरकार प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। एक बड़ा प्रश्न आया ये, संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि आखिरकार ये प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, ये प्रश्न उठा कैसे। ये प्रश्न इस तरीके से उठा संविधान सभा के अंदर, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा पूरा संविधान बना दिया गया और उस संविधान को लागू भी कर दिया गया। संविधान पूरा बना दिया गया और संविधान को लागू भी कर दिया गया, और फिर बाद में पता चला कि प्रस्तावना के बारे में कोई तो जिक्र नहीं किया है हमने, और प्रस्तावना को लागू नहीं किया है। तो पूरा संविधान लागू हो गया, उसके बाद में फिर प्रस्तावना को लागू किया गया। तो ये जो प्रश्न उठता है उसका कारण क्या है, प्रश्न उठने का जो कारण है, तो कारण तो यही है कि प्रस्तावना को सबसे अंतिम में लागू किया गया। प्रस्तावना को सबसे अंतिम में लागू किया गया। तो बहुत सारे संविधान के सदस्यों ने ये कहा कि यार अब जब संविधान लागू हो गया है उसके बाद में हम लोग लागू कर रहे हैं, तो ये संविधान का भाग मत मानो, इसको अलग ही मानो। कुछ कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, बाद में लागू किया हो तो क्या हुआ, है तो संविधान का भाग ही। तो संविधान सभा के अंदर दो खेमे बट गए थे। कुछ लोग ये मानने वाले थे कि ये संविधान का भाग है, और कुछ लोग ये मानने वाले नहीं थे कि ये संविधान का भाग नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, तो इसके पीछे अब कई केस जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। केस मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों के अंदर धीरे धीरे इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन शुरुआत के अंदर प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ। ये केस था 1960 का, और उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो मैं सीधा लिख देता हूं, भाग नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। ये जो बेरुवाड़ी आप एक नाम पढ़ रहे हैं ना, ये एक जगह का नाम है, ये स्थान का नाम है। बाद में इसको पाकिस्तान को दे दिया गया था। ठीक है। तो बेरुवाड़ी को लेकर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे गुलाम नून, इनके बीच में एक समझौता होता है। तो गुलाम नून और जवाहरलाल नेहरू के बीच में समझौता हुआ, और बेरुवाड़ी जो जगह थी वो पाकिस्तान को दे दी गई। ठीक है ना, पाकिस्तान को दे दी गई। दूसरा इसके अंदर देखिए कि बेरुवाड़ी का केस, अच्छा आप लोग जब भी पढ़े ना ऐसे केसेस को, तो आप उसके अंदर वर्ष को जरूर ध्यान रखना बहुत अच्छे से। एग्जाम में जो वर्ष है वो मैच करने वाले क्वेश्चन
आते हैं। फिर अगला जो केस था वो था गोलकनाथ। गोलकनाथ गोलकनाथ बनाम भारत संघ। गोलकनाथ बनाम भारत संघ 1969, और इसके अंदर भी भाग नहीं माना। भाग नहीं माना गया। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर भी एक केस आता है, उसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, भाग नहीं मानेंगे, है ना। तो ये केस जो था वो चलता रहा, ये केस जो था वो चलता रहा। फिर बारी आती है 1973 की, केशवानंद भारती, है ना, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। ये केस 1973 का था, ये केस 1973 का था, और 24 अप्रैल 1973 को इस केस की सुनवाई हुई थी। इस केस के अंदर पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। ठीक है। केशवानंद भारती की मैंने कहानी आपको ऑलरेडी बता रखी है कि ये केरल के अंदर एक हिंदू मठ जो था, हिंदू मठ किसको कहते हैं, जहां पर हिंदुओं के सिद्धांतों की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो एक ऐसा ही मठ जो था वो केशवानंद भारती चलाते हुए आ रहे थे। अब केशवानंद भारती जब हिंदू मठ को चला रहे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ऑर्डर पास होता है कि इनकी जो मठ की जमीन है वहां अधिग्रहण किया जाएगा सरकार के द्वारा, और वहां पर हाईवेज बनाए जाएंगे। इस बात को लेकर केशवानंद भारती बड़े परेशान थे और उन्होंने केस कर दिया कि यार ऐसा कैसा पॉसिबल है, मैं संपत्ति रखने का अधिकार रखता हूं लेकिन मेरे अधिकारों में परिवर्तन कैसा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उठा के इन्होंने केस कर दिया। तो पहले केरल सरकार के पास में केस गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में केस गया। केशवानंद भारती इस केस को हार गए और इनकी जमीन जो थी वो अधिकृत कर ली गई। लेकिन ये जो केस था इसके अंदर 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी, और 13 न्यायाधीशों की पीठ के अंदर यह निर्णय हुआ था कि जमीन को अधिकृत कर लिया जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब भी किसी केस की सुनवाई होती है तो ऐसा नहीं होता कि केस की सुनवाई करके ही छोड़ देंगे कि केशवानंद भारती जो है ये केस हार गए हैं, ऐसा नहीं। क्या होता है कि ये केस की सुनवाई एक ऐसा मौका होता है सुप्रीम कोर्ट के पास में जब वो संविधान की व्याख्या भी कर सकता है। तो वैसी व्याख्या संविधान की व्याख्या केशवानंद भारती के केस के अंदर की गई, और उसमें व्याख्या करते हुए मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। फिर एक केस और आता है 4th नंबर पर, एसआर बोम्मई। ये बोम्मई जो थे वो मुख्यमंत्री थे। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। भारत संघ ये केस था 1994 का। इस केस के अंदर प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया, माना। साथ ही के अंदर एक सिद्धांत भी दिया गया और वह है मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत। वैसे तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस के अंदर भी दिया गया था, यहां पर भी मूल ढांचे की बात की गई थी, है ना, यहां पे भी मूल ढांचे की बात की गई थी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्या कर दिया, मूल ढांचे के सिद्धांत के अंदर प्रस्तावना को भी शामिल कर दिया। तो मूल ढांचे के सिद्धांत के अंदर इसमें क्या किया, प्रस्तावना को शामिल कर दिया। क्यों शामिल किया गया वो सुनिएगा। प्रस्तावना को शामिल किया, लेकिन क्यों किया? अगर कोई भी तत्व मूल ढांचे के अंदर शामिल हो जाता है तब संसद उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसकी रक्षा करेगी, हमेशा उसकी रक्षा करेगी।
ये केस और इनके वर्ष जो है वो आप लोग जरूर ध्यान रखना, केस और इनके वर्ष जो है वो जरूर ध्यान रखना। अब मैं ये कह सकता हूं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो अगर भाग मान लिया गया तो इससे अब क्या हासिल होने वाला था हमको, भाग हो या नहीं हो, इससे क्या ही हासिल होने वाला था हमको, हासिल तो होगा, हासिल तो होगा। और हासिल क्या हुआ, हासिल ऐसे हुआ कि संसद संसद जिस प्रकार संसद जिस प्रकार संविधान के भागों में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, कर सकती है, वैसे ही प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। इसका कंक्लूजन ये आया, क्योंकि अगर संविधान का भाग नहीं थी प्रस्तावना, जब प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं थी तो संसद के पास में अधिकार ही नहीं था कि उसमें चेंज कर सके। ठीक है, कोई अगर सब्जेक्ट, कोई तत्व अगर संविधान का भाग होगा तभी तो बदलाव हो सकता है, अन्यथा बदलाव ही नहीं होगा। तो जिस समय यह फैसला आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो संसद के पास में यह पावर आ गई कि वो अब प्रस्तावना में भी बदलाव कर सकती है, पहले नहीं कर सकती थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना के अंदर 42वां संविधान संशोधन कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन जो है वो कर दिया गया 1976 के अंदर, 1976 के अंदर। और 42वें संविधान संशोधन को आप लोग जानते हैं इंदिरा संशोधन भी हम लोग कहते हैं, और इसको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, अभी नहीं। लेकिन मैं आपको अभी, आप चाहे तो 1-1.5 पेज खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो बाद में अलग से भी लिख सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन करते हुए प्रस्तावना में बदलाव किया गया और 3 शब्द जोड़ दिए गए, 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए। एक एक शब्द तो ऐसा था जो कि हटाकर जोड़ा गया है ना, 3 शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना, ये 3 नए शब्द जो है वो जोड़ दिए गए। ये जो पंथ निरपेक्ष था, ये धर्म निरपेक्ष की जगह जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष की जगह जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा, तो फिर हमको ये क्या समस्या थी कि धर्म निरपेक्ष को हटाकर पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। इसका अर्थ यह हुआ कि हमको धर्म और पंथ के अंदर भी फिर अंतर समझना होगा, ये धर्म क्या होता है और पंथ क्या होता है, धर्म क्या होता है और ये पंथ क्या होता है, हमको फिर ये भी समझना पड़ेगा। अच्छा, यहां तक मैंने जो समझाया है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताइए। जुझार, दिव्या जैन, दिव्या जैन कह रहे ईओ बनना है, वेरी गुड, क्या बात है। इशिता शर्मा, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, भाग बना और भाग इसको मान लिया और इसके अंदर अमेंडमेंट भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो आपको तो बताइए। बड़ा इजी मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से समझाया आपको।
बोलिए, ठीक है। आगे देखिए, अब आप आगे देखिए। तो अब हमको धर्म और पंथ में भी अंतर समझना पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए मैं अगर धर्म में जैन धर्म लिखना चाहूं तो इसको यहां लिखूंगा, और पंथ में लिखना चाहूं तो दिगंबर और श्वेतांबर। शायद आप लोग एक बार में ही समझ चुके होंगे अब क्या है पंथ। ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट कौन सा हो गया, पंथ वाला हो गया, है ना। पंथ जो है वो और अंदर जाके डिफाइन करता है। धर्म केवल जैन के बारे में बात कर रहा है, और पंथ जो है वो दिगंबर श्वेतांबर के बारे में बात कर रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, आप लोग को पता है कि दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन में अंतर क्या होता है। दिगंबर जैन कपड़े नहीं पहनते हैं, और श्वेतांबर जैन जो है वो कपड़े पहनते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों के डिफरेंस क्या आया? पूजा पद्धति को लेकर, पूजा पद्धति को लेकर डिफरेंस आ गया ना। इनका कुछ और मानना था और इनका कुछ और मानना था। तो हमने क्या किया, धर्म निरपेक्ष नहीं, हमने पंथ निरपेक्ष को भी अपना लिया। तो धर्म निरपेक्ष शब्द को हटा दिया और पंथ निरपेक्ष को हटाया। जैसे हिंदुओं के अंदर आप देखिए बहुत सारे हैं, वैष्णव हैं, है ना, अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना। मुस्लिम में देख लीजिए आप लोग। तो वास्तविकता में क्या है कि हमने बहुत डेप्थ में जाकर हर पूजा पद्धति का सम्मान किया। तो हम लोग और उसको डिफाइन करना चाह रहे थे। तो पंथ जो है वो एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग और गहनता से धर्म के अंदर जाकर उनकी शाखाओं के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो पूजा पद्धति के आधार पर हमने सभी धर्मों को और धर्मों की शाखाओं को भी जब शामिल कर लिया तो पंथ निरपेक्ष में आता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि हर धर्म के हर शाखा का अध्ययन किया, और उसमें यह पाया कि हमको पंथ जो है, पंथ मीन्स होता है पूजा पद्धति, है ना। धर्म के अंदर होता है पंथ, है ना, धर्म के अंदर पंथ होता है। तो धर्म का एक भाग है पंथ, ठीक है, ओके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पंथ, धर्म तो बड़ा है लेकिन धर्म का एक भाग है। तो हमने और गहनता से डीपली जाकर जो है इसको स्टडी किया, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जो है वो जोड़ दिए गए थे, तीन शब्द जोड़ दिए गए थे। मिनर्वा मिल्स केस के बारे में बताइए। मिनर्वा मिल्स जो केस था उसके अंदर भी प्रस्तावना को 1980 के अंदर भाग नहीं माना था। ये जितने भी केस हैं इनको हम लोग आगे स्टडी भी करने वाले हैं। मिनर्वा मिल्स बेसिकली एक मिल्स थी ग्वालियर की, है ना, मध्य प्रदेश की एक मिल, जैसे मिल्स लिखा हो ना मिल, तो एक मिल के बारे में ये बात थी। तो मिल के जो मालिक थे उन्होंने ये केस किया था, ठीक है ना। तो केस के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्दों को जो है वो जोड़ दिया गया था, ओके, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। प्रस्तावना से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। प्रस्तावना से निम्न बातें स्पष्ट होती है। तो प्रस्तावना से क्या स्पष्ट होता है? प्रस्तावना से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। प्रस्तावना से निम्न बातें जो है वो स्पष्ट होती है। जैसे प्रस्तावना यानी कि संविधान का उद्देश्य क्या है, जैसे आप एक लिखिए इसके अंदर, जैसे संविधान यानी कि प्रस्तावना से क्या बातें स्पष्ट होती है, जैसे संविधान का उद्देश्य क्या है, हम लोग लिखेंगे कि संविधान का उद्देश्य इससे स्पष्ट होता है, ठीक है। एक बात इससे यह स्पष्ट होती है कि सरकार का स्वरूप कैसा है, सरकार का स्वरूप, कि सरकार का स्वरूप जो है वो कैसा है, इससे हम लोग ये भी जो है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर संविधान का स्रोत क्या है, ये एग्जाम में आता है, सेम ऐसा ही आता है कि प्रस्तावना से क्या बातें स्पष्ट होती है, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान का
स्रोत जो है वो क्या है। ठीक है ना। तो ये मुख्यतः तीन बातें जो है स्पष्ट होती है। एक और है कि संविधान लागू कब हुआ, लेकिन वो उसको हम लोग वैसे ही काउंट जो है वो कर लेंगे। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। इसे तीन बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात कि संविधान का उद्देश्य क्या है, दूसरी बात कि सरकार का स्वरूप कैसा है, और तीसरी बात संविधान का स्रोत जो है वो क्या है। ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहले देखिए कि संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना करना। न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना करना, है ना। जैसे न्याय हम लोग देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करते हैं। तो न्याय कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और दो प्रकार की समानता है। इसमें से ये जो न्याय था ये पूछा गया था आरएस मेंस 2018 के अंदर। न्याय जो है कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है, ये तमाम जो है पूछा गया था, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि आरएस मेंस 2018 के अंदर इसको ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो अगर न्याय की बात करें तो न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय, दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार की है। एक तो है अवसर की समानता और दूसरा है प्रतिष्ठा। सबको समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, और समानता अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा, सामाजिक, आर्थिक और न्याय जो है, सामाजिक, आर्थिक, न्याय, ये सभी तत्व जो है वो शामिल किए गए। कर लिए हैं? बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हो? ठीक है, बोलिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर नोट लगाकर आप लोग लिख सकते हैं, नोट लगाकर लिख सकते हैं, न्याय की विचारधारा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिख सकते हैं आप लोग। न्याय की विचारधारा 1917 की रूसी क्रांति से ली गई है। मतलब हम लोग जिस न्याय के बारे में बात कर रहे थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने कहां से लिया? 1917 की जो रूस की क्रांति थी वहां से हमने ले लिया। और नोट लगाकर एक बात और लिखना, क्या? स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता, ये दो जो विचारधाराएं हैं वो हमने फ्रांस की क्रांति से ली है। कहां से ली है?
दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, फ्रांस की क्रांति से लिए हमने, है ना, फ्रांस की क्रांति से इसको लिया है। वो कब? 1789 के अंदर, 1789 के अंदर फ्रांस की जो क्रांति है वहां से हमने इसको लिया है। तो रशियन रिवॉल्यूशन से हमने न्याय का सिद्धांत या न्याय की विचारधारा ली है, और स्वतंत्रता और समानता फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना से कौन सी बातें स्पष्ट होती है, तो प्रस्तावना से संविधान का उद्देश्य, सरकार का स्वरूप और संविधान का स्रोत ये स्पष्ट होता है। तो संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना। न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और समानता 2 प्रकार की, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। न्याय का विचार या न्याय का सिद्धांत हमने कहां से लिया है? रूसी, रशियन रेवोल्यूशन से लिया है, जबकि स्वतंत्रता और समानता फ्रांस की क्रांति से ली गई है। यहां तक दिक्कत हो तो बोलिए, आगे बढ़े। बिल्कुल इशिता, रशियन रिवॉल्यूशन मतलब उस समय जो सैनिक जो शहीद हुए थे, उनके परिवारजन को, उनको खुद को, ये सब न्याय जो है प्रोवाइड करवाए गए थे कि हम आपको इस तरीके की, आपको आपके साथ में कोई भी इकोनॉमिक जो है वो अन्याय नहीं होगा, अनजस्टिफाई नहीं होगा, हम आपको आर्थिक रूप से भी न्याय देंगे, राजनीतिक गतिविधियों में आपको भाग लेने का अधिकार देंगे, इस तरीके से। फिर देखिए आप आगे आगे बढ़े, फिर दूसरा देखेंगे सरकार का स्वरूप कैसा है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे सरकार का स्वरूप। सरकार का स्वरूप कैसा है हमारे यहां पर? तो सरकार का स्वरूप हम लोग किस तरीके से मानते हैं? हम कैसे देश में रहते हैं? हम रहते हैं समाजवादी देश में, हम लोग रहते हैं गणतंत्रात्मक देश के अंदर, हम लोग रहते हैं पंथ निरपेक्ष देश के अंदर। तो गणतंत्र, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, 4 शब्द हैं, है ना, 4 शब्द हैं। सरकार का स्वरूप कैसा है? सरकार का स्वरूप कैसा है? गणतंत्रात्मक। दूसरा पंथ निरपेक्ष, पंथ। अब शायद आप लोग पंथ निरपेक्ष का जो अर्थ है वो समझ चुके होंगे कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है। तीसरा लोकतंत्र, और चौथा समाजवादी। ये क्या है? हमारे सरकार का स्वरूप है। कोई पूछे कि हम किस देश में रहते हैं, तो गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी देश में हम लोग रहते हैं। हम लोग इन्हीं सिद्धांतों को फॉलो करते हैं भारत के अंदर। अब जैसा है गणतंत्र कैसा है? गणतंत्र का मीन्स क्या है? पंथतंत्र, पंथ निरपेक्ष का मीन्स क्या है? समाजवादी का मीन्स क्या है? चारों को समझिए आप अब लोग। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझिए गणतंत्र को। देखिए गण जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्रमुख, और तंत्र तो आप लोग समझते ही हैं। ठीक है ना, तो जब भी हम लोग हमारे प्रमुख को, तंत्र के प्रमुख को निर्वाचित करते हैं, ध्यान रखना ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, निर्वाचित करना, निर्वाचित होगा। तो जब हम लोग हमारे तंत्र के प्रमुख को निर्वाचित करते हैं तो ऐसा देश गणतंत्र कहलाता है। और वो व्यक्ति जो है, जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे गणतंत्र का प्रमुख कौन है ना, तो हमारा प्रमुख कौन है, तो उसके लिए कहेंगे राष्ट्रपति, है ना। तो वो इसका मीन्स हम लोग क्या निकालेंगे? राष्ट्रपति। तो गणतंत्र हम लोग मेनली राष्ट्रपति शब्द के लिए यूज लेते हैं। ठीक है ना, कि जैसे निर्वाचित कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, और तंत्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। पंथ निरपेक्ष हमने ऑलरेडी समझ लिया है। पंथ निरपेक्ष का मीन्स ये होता है कि सरकार का कोई पंथ नहीं है, सरकार का कोई पंथ जो है वो नहीं है, सरकार सभी के साथ में एक समान व्यवहार करती है। तो लिख सकते हैं आप लोग, सरकार का कोई पंथ नहीं है, सभी के साथ में समान व्यवहार होता है, सभी के साथ में समान व्यवहार होता है। ठीक है ना। हाँ, प्रभुत्व संपन्न देश भी होता है ना, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष,
है ना, ठीक है। समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न भी हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल एक वर्ड और काम में आता है, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न भी हम लोग कहते हैं, प्रभुत्व संपन्न भी हम लोग कहते हैं। तो पंथ, हम किसी भी पंथ को, हमारे देश के अंदर किसी भी पंथ को जो है वो ऊपर नहीं माना जाता है, सबके साथ में समान व्यवहार जो है वो किया जाता है, ठीक है। लोकतंत्र, लोकतंत्र में हम लोग कहते हैं शक्ति जनता में निहित है ना, शक्ति एक लाइन में लिख सकते हैं अगर, शक्ति जनता में निहित, शक्ति जनता में निहित ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन के अंदर, शक्ति जनता में निहित होती है लोकतंत्र में। समाजवादी क्या होता है, ये वर्ड हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, हम लोग समाजवादी देश में रहते हैं, समाजवादी जो है वो समझना बहुत जरूरी है ना। तो समाजवादी का अर्थ ये होता है कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जितने भी उत्पादन के साधन हैं उन पर सरकार का हक होता है, उनका वहां पर क्या होता है, उनका वहां पर हक होता है ना। तो समाजवादी, देखिए दो शब्द है यहां पर, इस शब्दों को आप लोग समझिए, एक तो है समाज और साथ में जुड़ गया है वाद, ये तो जुड़ा है, समाज है और वाद है। जिस भी शब्द के पीछे वाद जुड़ जाता है तो वो कहते हैं कि वो अपने पहले वाले शब्द को बढ़ावा दे रहा है। देखिए ऐसे आप शब्दों को समझिए, क्योंकि हर जगह कोई भी चीज समझ में नहीं आती, मतलब हर चीज ऐसे नहीं कि पहले से पड़ी हुई हो, कुछ चीजें हमारे सामने पहली बार आती हैं जिस शब्द को देखकर हम लोग उसका अर्थ समझ सकते हैं। तो अगर ये वाद शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़ता है तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकलता है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी निकलता है। अगर वाद जाति के बाद में जुड़ा है ना, जैसे जाति की बाद में जुड़ा है, जैसे मैं कहूं कि वाद शब्द जो है वो जाति के बाद में जुड़ा है, तो उससे शब्द कैसा बनेगा, जातिवाद, जातिवाद। तो जातिवाद पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। जैसे समाजवाद, ये किसमें, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में चला जाएगा। तो शब्द के ऊपर निर्भर करता है कि उसके आगे क्या शब्द लगा हुआ है। तो वो जो वाद लगा हुआ है वो पहले वाले शब्द को बढ़ावा देता है। तो जाति को बढ़ावा देना अच्छी बात नहीं है, समाज को बढ़ावा देना अच्छी बात है ना। बहुत सारे शब्द हैं, आपके पास में कोई शब्द हो तो बताइए, ऐसे वाद लगे हुए बहुत सारे शब्द हैं, मतलब 100 शब्द तक हो जाएंगे, 100 शब्द भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसका क्रक्स समझ में आना चाहिए, उसका जो बेस है, मूल भावना समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी के पीछे वाद लगा हुआ है, जैसे भाई भतीजा वाद, सही है गलत है, गलत है, नेगेटिव सेंस में आएगा। तो आपको ये पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, ये चीजें समझनी जरूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत मैच्योर हैं और हर शब्द का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो समाज को बढ़ावा देता है। तो अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण। जैसे अभी आपने देखा कि हमारे देश के अंदर कोयला उत्पादन होता है। अब कोयला उत्पादन जो है वो क्या है, एक उत्पादन का साधन है, उससे अर्थव्यवस्था संभलती है, आर्थिक रूप से वृद्धि होती है। तो उस पर सरकार का नियंत्रण होगा, उस पर सरकार का नियंत्रण होगा। तो सरकार क्या करती है, उत्पादन के साधनों पर अपना कंट्रोल रखती है। जैसे इशिता ने कहा है उग्रवाद, है ना, उग्रवाद, राष्ट्रवाद, ठीक है ना, मार्क्सवाद, ये शब्द आते हैं। ऐसा जो वाद शब्द लग रहा है उससे डिफाइन होगा कि वो सही है कि नहीं। क्लियर है, मतलब आपको समझ में तो आ रही है चीजें। फिर देखिए प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया आपको। जब भी कोई देश अपने स्वयं के निर्णय बिना किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के ले सकता है तो वो देश कैसा है, प्रभुत्व संपन्न है। वापस सुनिएगा, इफ एनी कंट्री टेक और डिसीजन विदाउट एनी इंटरनेशनल प्रेशर दैट इज कॉल्ड सॉवरेन। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉवरेन। तो सॉवरेन जो कंट्रीज होती हैं जैसे इंडिया, तो बिफोर 1947 हम लोग सॉवरेन नहीं थे, आज हम लोग सॉवरेन हैं। तो प्रभुत्व संपन्न समझिए आप कि जो देश
अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के अंदर किसी में दबाव में नहीं, खुद के निर्णय खुद ले सकता है। एग्जाम्पल देखिए बताता हूं, जिस समय यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, जिस समय रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उस समय रशिया के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसको कोई भी परचेज नहीं कर रहा था, क्योंकि यूएसए ने धमकी दे दी थी, यूएसए ने धमकी दे दी थी कि कोई भी रशिया से ऑयल का इंपोर्ट नहीं करेगा। भारत ने सोचा कि ये मौका है, रशिया से बात करते हैं कि भाई तू हमको सस्ते में दे देगा क्या। तो जो ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लगभग ये मान के चलिए कि 2000 प्रति बैरल थी, रशिया ने कहा कि तुम एक काम करो, 500 रुपए में ले जाओ, पैसे मत देके जाओ। उस समय डील की बात बता रहा हूं मैं कि 500 रुपए में ले जाओ और पैसे मत देके जाओ। अब तुम तो हम कोई सामान भेजे ना तो तुम भी पैसे मत देना। ये डील ऐसे हो गई है ना। तो यूएसए ने दबाव बनाया था, अगर किसी ने रशिया से तेल लिया तो हम देख लेंगे उसको। तो भारत सामने निकल कर आया, बोला हाँ हम लेंगे, तुम देख लेना। हमने ले भी लिया और पता है क्या किया, वो जो कच्चा तेल था उसको हमने रिफाइन करवाया रिलायंस इंडस्ट्रीज से। रिलायंस के पास में खुद की रिफाइनरीज है, तो उस कच्चे तेल को रिफाइन करवाया और यूरोप के अंदर बेच दिया। दुगना आम के आम गुठलियों के दाम। कच्चे तेल को 500 में खरीदा और हमको पता है इंटरनेशनल मार्केट जो है 5000 का है, तो हमने क्या किया, रिफाइन करके यूरोप के अंदर बेच दिया और खूब मुनाफा कमाया था उस समय, बहुत बहुत मुनाफा कमाया था। पहले तो सबसे पहले तो हमने हमारे जो ऑयल के रिजर्व थे, ऑयल के जो बड़े बड़े टैंकर्स थे भारत के अंदर, लगभग हमारे पास में जो कैपेसिटी है एट प्रेजेंट वो 60 लाख बैरल की हमारे पास में अभी कैपेसिटी चल रही है इंडिया के अंदर ऑयल की। तो वो सारे हमने भर डाले। सबसे ज्यादा जो ऑयल स्टोरेज है वो यूएसए के पास में है, रशिया के पास में है, चाइना के पास में है। अगर आज भारत के अंदर तेल को हम लोग इंपोर्ट करना बंद कर दें, सभी देश ये कहें कि भारत को तेल देना बंद कर दो, तो हमारे पास में 12 दिन तक हम लोग बिना किसी से ऑयल इंपोर्ट किए रह सकते हैं, 12 दिन तक बस। उसके बाद हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब धीरे धीरे तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश में हम लोग बड़े बड़े स्टोरेज बना रहे हैं ताकि वो 12 दिन की जो अवधि है उसको 30 दिन तक लेकर जाएं। लेकिन जब हमने रशिया से तेल इंपोर्ट किया तो यूएसए ने दबाव बनाया और उस दबाव को हमने नजरअंदाज कर दिया और रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कहानी है प्रभुत्व संपन्न की। बताइए, ठीक है। तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, कल इस लेक्चर को एंड कर देंगे, ये चैप्टर भी आपका एंड हो जाएगा। अच्छा, आप लोग YouTube पर बराबर वो लेक्चर्स देख रहे हैं ना, जैसे यहां पर कोई टॉपिक होता है मैं वहां पर एमसी करा देता हूं, तो आपके भी आम के आम गुठलियों के दाम हो रहे हैं। इधर हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं थ्योरी को, उधर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहा है और ये भी चल रहा है, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए, कल फिर इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर देंगे। अच्छा, जैसे ही ये लाइव क्लास खत्म होती है तो वो वहीं पे रुक जाती है लाइव क्लास, फिर वो बाद में रिकॉर्डिंग के अंदर चल जाती है, बाद में आप लोग देख सकते हैं। इनको आप नोट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, ध्यान रखना। लिखना पड़ेगा क्योंकि पीडीएफ लेने के बाद विद्यार्थी कुछ अलग ही मिजाज के अंदर रहता है। मुझे तो आ गया टॉपिक, अब ये पीडीएफ लग के लगता है कि मुझे तो आ गया, मुझे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से। ठीक है ना, चलिए। हाँ, संविधान की विशेषता वाला पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, घबराओ मत, वो तो कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो लिख सकते हो उसको, नहीं मैं उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, चलिए तो कल मिलते हैं, कल मुलाकात करते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।